नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या का किया दौरा, गैंगरेप की पीड़िता और परिवार से की मुलाकात। कहा, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश की सपा को नहीं नजर आता पीड़िता का दर्द, कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की बात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन और न्याय सेतु और न्याय श्रुति के उपयोगों का किया लोकार्पण। नए कानून को बताया नागरिक केंद्रित। 21वीं सदी ने नए कानून न्याय करेंगे सुनिश्चित। चंडीगढ़ मरी बाजरा में केंद्रीय गृह मंत्री ने जलापूर्ति योजना का किया शुभारंभ। 1 लाख की आबादी को होगा फायदा। कहा, मोदी सरकार ने बीते 10 साल में चंडीगढ़ विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया है खर्च। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की हुई मौत। घटना में 2 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा। महाराष्ट्र के पुणे, सतारा सहित देश के कई एक हिस्सों में तेज वर्षा। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से श्रीनगर हाईवे ठप। हिमाचल प्रदेश समेत प्रभावित इलाके में बचाव कार्य जारी। केरल के वायनाड में 6ठे दिन की जा रही है लापता लोगों की खोजबीन। पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी की टीम ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट। ब्रिटेन की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से दी मात। 75 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को क्वार्टर फाइनल में मिली हार। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ बढ़त बनाने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में भाजपा समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आज भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार की आपबीती सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भाजपा राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और भाजपा की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत बिंद शामिल थी। अब प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देगा। प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मामले का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए उस पर आरोपी को बचाने के प्रयास का आरोप लगाया है। दुराचारियों ने ये घटना घटित की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है और इस तरीके की सोच रखने वाले दल के नेताओं को भी हम बताएंगे कि आपको इन दुराचारियों, इन व्यभिचारियों के पक्ष में खड़ा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कन्या की आवाज, उसका दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। गरीब और बेवा जो असहाय है उसकी पीड़ा आपको नहीं समझ में आई है। किस तरीके से उस दुराचारी के बारे में जो बात की है, उसने इस गांव में और भी ऐसी तमाम घटनाएं घटित की हैं, लेकिन बाहुबल और धनबल के आधार पर उनको छिपाने का काम किया है। इन ऐसे सब दुर्दांत अपराधियों को, दुराचारियों को हम नकाब करने का काम करेंगे और जो
इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, सरकार उन पे अंततः कार्रवाई ऐसी करेगी कि उनको कई पीढ़ियां याद रखेगी। हम प्रदेश की जनता को और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। अगर समाज की बच्चियों पर कुछ अपराधी ये सोचें कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें खुला मौका ये अपराध करने का मिलेगा, तो ऐसा वो गलतफहमी दिमाग में ना पाले। अरे समाजवादी पार्टी का नेता घोषित है और अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उस अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए की मांग कर दी गई, जांच की मांग कर दी गई, अपराधियों के बचाव की रणनीति चल रही है। अरे समाजवादियों, शर्म करो। ये 12 साल की निषाद बच्ची अबोध है, कितनी उम्र है उसकी, उसके साथ दुराचार हुआ है, वो परमानेंट है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान सबने गंभीरता से लिया है और निश्चित करेंगे पूरी जांच करके कि और क्या क्या कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जानी है। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जिनके खिलाफ ना करें। दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। जैसे ज्ञान में आया, योगी बाबा जी ने अपने सुशासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई किया और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है और माता जी को यह आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रदेश में योगी बाबा है तो देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है और उनके राज में कोई भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप खुल के अपनी बात कहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस सहित इंडी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चूंकि आरोपी मुस्लिम है, इसलिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस घटना पर चुप हैं। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है, लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ को कई सौगातों से नवाजा। उन्होंने मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया और इस परियोजना से मनी माजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ दूषित पानी की जो समस्या है उसका भी हल हो जाएगा। गृह मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का भी इस मौके पर शुभारंभ किया। करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है और आज इसके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूँ। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ये पानी अपने आप में ही इतना शुद्ध है। साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 बार जनाधार मिलने के बाद आने वाले भविष्य में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी और कांग्रेस को भविष्य में भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं,
वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। और एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन और न्याय सेतु और न्याय श्रुति के उपयोगों का लोकार्पण किया। उन्होंने नए कानूनों को नागरिक केंद्रित बताया। गृह मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में ये कानून न्याय समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे, जिसमें तकनीक मददगार होगी। कि जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, इस सब रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 साल के बाद अगर कोई सिद्ध होगा तो 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का होगा। क्योंकि संविधान कोई पुस्तक नहीं है, संविधान एक स्पिरिट है। हर व्यक्ति की गरिमा उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का सम्मान उसको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को न्याय मिले, वो संविधान का दायित्व है। संविधान ये स्पिरिट है और इस स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है, ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और अब अगली खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। घटना उस समय हुई जब बारिश की वजह से जर्जर मकान की दीवार ढह गई। हादसे में 2 बच्चे घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को मलबे से निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार मकान के पास स्थित हरदौल मंदिर परिसर में शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे शिवलिंग बनाने पहुंचे थे। घटना का शिकार होने वाले में अधिकतर यही बच्चे बताए जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव का अभियान शुरू किया गया। राहत कर्मियों ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। राहत और बचाव अभियान को पुलिस के साथ साथ नगर परिषद कर्मियों और आम लोगों ने भी इसमें अपना हाथ बटाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। सीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुकी। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है अब आप सभी का। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए समेज के साथ साथ सतलुज नदी पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और समेज में लाइव डिटेक्टर की भी मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है।
45 से अधिक लोगों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। हिमाचल के समेज में ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन का ये चौथा दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। आज सुबह 6 बजे से ही ये सर्च अभियान चल रहा है। जो जिनकी कनेक्टिविटी अभी बाय रोड हमारा जो संपर्क हो रही है, तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। मीनवाइल हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेरी ब्रिज भारतीय सेना ने यहाँ पे सेटअप किया है, ताकि जो ऑन फुट अगर लोग क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको किया जाता है। बाकी ऑन वॉर फुटिंग में हमारा जो रोड है सरपारा गांव का, उसको रिस्टोरेशन करने का काम चला हुआ है। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज तो जो लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीएस आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। तो शिमला रामपुर के नज़दीक समेज में घटनास्थल से रिपोर्ट भेजी है हमारी संवाददाता हेमलता ने, वो आपको दिखाते हैं। रामपुर क्षेत्र के समेज गांव में आई आपदा के सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है उन तमाम लापता लोगों को ढूंढने के लिए। और इस वक्त समेज गांव के उस छोर पर काम चल रहा है जहां पर कभी घाटी का पुल हुआ करता था और जिस पुल से इस घाटी को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस वक्त ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समेज क्षेत्र की, जहां पर 31 तारीख की रात को बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो न केवल समेज बल्कि समेज के साथ जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, उस पहाड़ी पर बसे 3 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है बाहरी दुनिया से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पुल था जिस पुल से लोग शहर की तरफ आना जाना किया करते थे। अब ये पुल नहीं रहा है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम ने यहाँ पर टेम्परेरी पुल बनाया है उसकी मदद से आज 5वें दिन कुछ लोग शहर की तरफ निकले हैं, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस उम्मीद में आज सुबह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है कि जो लापता लोग हैं उनका कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज शिमला। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर के समेज में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र आपदा की इस घड़ी में हिमाचल के साथ खड़ा हुआ है। समेज क्षेत्र में आई बाढ़ के चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन के दौरान उन तमाम लोगों को ढूंढने के लिए प्रयास जारी हैं और इस वक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की है, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत सारे प्रभावित यहाँ पर हैं, दौरा भी आपने किया है, क्या मानते हैं इतनी भयावह स्थिति के बाद जो भरपाई है वो नहीं हो पाएगी, जो नुकसान इन लोगों का हुआ है, बावजूद इसके आप कितना दुख बांट पाए हैं इन लोगों का? देखिए, जहाँ तक नुकसान की अगर बात कहें, उस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती है। यहाँ जिस गांव में आज मैं यहाँ पर आया हूँ, इसी गांव में 36 लोग मिसिंग हैं और परिवार के लोग सदमे में हैं। हम सब लोग भी सदमे में हैं सारी चीज़ से, और कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन भावुक क्षण है ये, जहाँ परिवार ने अपने सारे सदस्य खोए हैं, कुछ परिवार के आधे अधूरे कुछ
लोग जो है वो बचे हैं, कुछ बचे हैं, कुछ घायल अवस्था में भी है। ऐसे में निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और जहाँ समेज इस गांव में हम देख रहे हैं कि जहाँ 4-4 मंजिला घर थे लोगों के बने हुए, आज वहाँ पर एक तिनका नहीं है, देखने को नहीं है। चारों तरफ मलबा गिरा है और उस मलबे में जिंदगियां तलाश रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पीड़ा का विषय है। इस वक्त केंद्र बिल्कुल हिमाचल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया है। प्रधानमंत्री से भी आपने मुलाकात की है और हिमाचल के लिए पैकेज भी दिया गया है। हालांकि पिछली बार की जो आपदा है उसके बाद ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस बार भी प्रदेश में ऐसा हाल होगा, लेकिन केंद्र की तरफ से जो मदद मिल रही है उसको लेकर के देखिए, मैं तो सबसे पहले तो NDRF के जवानों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे गांव के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत जल्दी जुट गए थे, जीवन को संकट में डाल करके जुट गए थे और जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, सबसे पहले यही उनने पूछा कि हिमाचल का हाल क्या है, इस बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, कहाँ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी जानकारी मैंने दी। पिछली बार की आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो भी नदी नालों के समीप कंस्ट्रक्शन है या जो बस्तियां हैं उस पर नकेल कसी जाएगी, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो अभी जो आपदा आई है उसके बाद आप क्या मानते हैं कि इस बात को कितना सख्ती से लागू करने की कोशिश की गई? देखिए, पिछली बार कहा था लेकिन कहने के बाद कुछ हुआ नहीं, ये भी बात सत्य है। हमने यही कहा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ठीक है वक्त लगेगा और कहाँ घटना घटित होती है ये सरकार के हाथ में भी नहीं है, आदमी के हाथ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक प्रयास शुरू करना चाहिए कि जहाँ जो जगह, चाहे गांव है चाहे कोई एक घर है जो असुरक्षित स्थान पर बना है या बसा हुआ है, उनको तैयार करना चाहिए कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें, क्योंकि ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है। और इसके लिए आने वाले समय में कानून की अगर आवश्यकता पड़ती है तो कानून भी बनाना चाहिए। तो ये जो वक्त है ये राजनीति का वक्त नहीं है। तमाम जो जिंदगियां हैं वो इस मलबे में लापता हैं और आज चौथे दिन भी उन तमाम जिंदगियों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति की मनाली लद्दाख रोड पर बादल फटने से कोपाता ब्रिज पानी में बह गया और साथ साथ वेली ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाने के साथ नए ब्रिज के लिए विकल्प बनाने की भी कोशिश की जा रही है। दो अगस्त को रात 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इससे हमारा एक बेली ब्रिज और न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोपाता ब्रिज वॉश अवे हो गया है। हमारा शिंकुला का वो इससे हैम्पर हुआ है। मोस्टली इन 2-3 डेज हम इसको ओपन कर देंगे। हमारी टीम लगी हुई है इसमें अभी। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में कुछ दिन पूर्व बादल फटने के बाद से ही लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस सिलसिले में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी है कि हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। केदारनाथ गौरीकुंड के बीच कोई खतरा नहीं है। 31 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोग सुरक्षित हैं। सोनप्रयाग में एक अस्थायी पुल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। भी हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। केदारनाथ जी में या केदारनाथ गौरीकुंड के बीच में किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। केवल रास्ते टूटे हुए हैं और लोग वहाँ रुके हुए हैं। जो लोग जहाँ पे रुके हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी तक हम लोगों ने कल तक 9,099 लोगों को निकाला था। आज अभी तक 878 लोगों को निकाल दिया गया है। इस प्रकार 9,977 लोगों को कुल अब तक निकाला हम लोगों ने। और काफ़ी लोग अभी केदारनाथ जी से चूँकि मौसम ख़राब हो रहा है तो अभी लगभग 400 लोगों को हम लोगों ने पैदल रवाना किया है लिंचौली के लिए। लिंचौली में मौसम अपेक्षाकृत हमको खुला मिल जाता है तो वहाँ पे हम उनको एयरलिफ्ट करेंगे और हमने हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ा दी है। कल तक हमारे 7 हेलीकॉप्टर थे, आज 8 हेलीकॉप्टर हो गए हैं। खबरें अभी और भी हैं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं केरल के वायनाड की। वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार छठे दिन भी राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हुई है। कल 4 शव बरामद किए गए, जिसमें से 3 शव नीलांबर में चलियार नदी से निकाले गए और इसी नदी से 13 क्षत विक्षत अंग भी बरामद किए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। चलियार नदी में तलाशी का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा 2 जगहों पर नदी में तलाशी की जा रही है। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मोडक्कई और चूरलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलियार नदी से सटे वन क्षेत्रों और नदी के किनारे शवों की तलाश के लिए कर्मी भी तैनात किए गए हैं। वायनाड भूस्खलन आपदा को 6 दिन बाद भी लापता लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। वायनाड में किस तरह के हैं अभी हालात और कैसे चल रहा है ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन, ग्राउंड जीरो पर इस सभी चीजों का जायजा लिया है DD न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह ने। आपदा का आज 6वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें खोजने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखें कि 5-5, 6-6 फीट तक जो मलबा है वो यहाँ पर मौजूद है। घरों के अंदर घुस गया है मलबा, घरों के सामने। यहाँ अगर आप देखें तो जो NDRF के लोग हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं और डॉग स्क्वाड की एक टीम यहाँ पर आई थी और उस डॉग स्क्वाड की टीम ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, कुछ संकेत दिए थे कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी हो सकती है और उसी को खोजने के लिए यहाँ देखें कि NDRF के जो लोग हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। JCB के साथ मलबे को हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसी नदी के आसपास बड़ी संख्या में जो डेड बॉडी हैं वो भी निकली थी। कल भी कुछ बॉडी पार्ट और डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। जो सबसे ज़्यादा असर है वो यहाँ देखने को मिला था। ये पूरा टी स्टेट है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पश्चिम बंगाल और असम के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम करते हैं और उनमें भी एक बड़ी संख्या है जो लोगों की मिसिंग है। उन्हें खोजने का जो काम है वो चल रहा है। यही वो बैली ब्रिज है जिसके थ्रू चूरलमाला से लेकर मुंडकई के बीच में जो डिस्कनेक्ट हो गया था उस कनेक्ट को बहाल किया है। आप देखें कि ये ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से भी इस पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति तो फंसा नहीं है, कहीं कोई डेड बॉडी तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, ग्राउंड जीरो, वायनाड। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के चेरवान कंगन इलाके में बादल फटा है। यहाँ पर बादल फटने की वजह से खेती को नुकसान पहुंचा है। चेरवान कंगन इलाके के लोगों ने बताया कि बादल फटने से धान के खेतों को नुकसान पहुंचा है। कई वाहन मलबे में फंस गए हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे श्रीनगर करगिल मार्ग के खुलने तक वहां से यात्रा करने से बचें। और महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला बांध से 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण सिंहगढ़ रोड एकता नगर में जल भरा हो रहा है। यहां आने वाले 3 दिनों के लिए जलग्रह क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। महापालिका आर्मी की टीमें वहां पर तैनात हैं और 8 नावों की भी व्यवस्था की गई है। जहां पर भी जल भराव हो रहा है वहां से लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। यहाँ से कम 125 लोग जो है यहाँ से शिफ्ट किए हैं। उनको महापालिका के मदद केंद्र में उनको ये निवारा जो दिया है। कोई लोग जो है अपने अपने रिलेटिव फ्रेंड के पास भी गए हैं। हम यहाँ पे अलर्ट सिस्टम मोड पे कर रहे हैं। आगे के 3 दिन जो है कि जो डैम एरिया में जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे बहुत बारिश का जो है कि रेड अलर्ट है। इसकी वजह से जो है कि हम
हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि दिन में जो भी है आपका जो विसर्ग करने का है वो करिए, यानी कि नहीं तो फिर रात को जो है कि सब लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो पूरा दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा विसर्ग करके जो डैम्स है उसका जो है लेवल कम करेंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DT न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जल भराव और निकासी प्रबंधन को लेकर आज दिल्ली के कई एक स्थानों का निरीक्षण किया। LG के सोशल मीडिया X पर निरीक्षण से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आज बारापुला, कुशक और सुनहरी नालों और निजामुद्दीन में ऐतिहासिक बारापुला पुल का दौरा किया और निरीक्षण भी किया। LG ने कहा कि ज़मीनी हकीकत भयावह और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को कम करने के लिए, पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। और भाजपा का आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा लगातार जारी है। पार्टी ने आज दिल्ली में झुग्गी स्वच्छता अभियान भी चलाया। और इस अभियान के तहत पार्टी नेताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में सफाई भी की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने नारायणा में, तो प्रवीण खंडेलवाल ने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सभी नेताओं ने आप सरकार के झुग्गी झोपड़ियों में काम नहीं करने पर निशाना साधा। दिवस पर लाल किले के प्राचीर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की बात कही थी। स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो देश का विकास भी ठीक होगा। तो हमने एक स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा अभी आज से प्रारंभ किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, विधायक, सांसद सब लोग बस्तियों में जाकर के स्वच्छता को अभियान को आज प्रारंभ किया है। यहाँ पर हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी है, दिलशाद कॉलोनी के अंदर, वहाँ से आज हमने इस अभियान को प्रारंभ किया है। और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी हमारे सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वच्छता अभियान में लगे। दिल्ली की अनेक बस्तियों में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। बरसात का मौसम है, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, डेंगू के भी मामले बढ़ रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता आज पूरी दिल्ली में विभिन्न बस्तियों में स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला है। जागरूकता तो फैलेगी, अपने घर की सफाई रखें, अपने मकान के आगे, अपनी दुकान के आगे सफाई रखें, कूड़ा दान में डालें, गंदगी सड़क पर ना फैलाए, उसका एक प्रयास है। मैसेज सिर्फ इतना है कि अपने घर की सफाई रखिए, अपने आस पड़ोस की सफाई रखिए, जहाँ आप काम करते हैं उस स्थान की सफाई रखिए। अगर सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी तो फिर बीमारियां फैलने का खतरा कम होता है। आज हम लोग राजीव गांधी कैंप में आए हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ पार्षद यहाँ के उमंग बजाज जी के साथ, हमारे बहुत ही मैं कहूँगी मोदी जी के सिपह सलार हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर महेंद्र राम जी, और राजीव गांधी कैंप के मेरे भाई सोनू जी, उनके पूरे परिवार, अपने परिवार के साथ यहाँ पर
झुग्गी विस्तारक अभियान के तहत स्वच्छता अभियान के लिए, और बाद में हम लोग गए थे जी नारायणा विलेज में जाकर हमने आज वृक्षारोपण भी करा है और वहां पर एक गेट का इनॉग्रेशन भी करा है। ये छोटी छोटी मुहिम है लोगों की जिंदगी में सहूलियत लाने की। स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से चलाया था और मुझे लगता है आज ये एक जन आंदोलन बन गया है। लेकिन स्वच्छता एक ऐसी बात है जिसके लिए निरंतर जागरूकता नेसेसरी है, जरूरी है। बस उसी के तहत हम लोग आए हैं। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। पिछले 9 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में कुछ काम नहीं किया। गंदगी का बहुत आलम है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों में साफ सफाई के लिए एक बृहद योजना बनाई है। उसके साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए पूरी दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में भाजपा ने अपने विशेष कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं, जिनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में ही उनका ध्यान दें और वहाँ पर जो भी सामान्य जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको मुहैया कराएं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ और आपको बता दें कि देश भर में 9 से लेकर 15 अगस्त तक पुनः हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक पुनः देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को http.harghar-tiranga.com पर अपलोड करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्कूली बस्ते का बोझ कम करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने अब बच्चों को बगैर बस्ते के साल में 10 दिन स्कूल आने की पहल की है। जी हां, मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को बैगलेस दिवस के दौरान उनके व्यक्तित्व और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस पहल का मकसद जो है वो बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देना है और उन्हें अलग अलग जीवन कौशल से अवगत कराना है। योगाभ्यास कर रहे ये छात्र हैं दिल्ली के गोल मार्केट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय के। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए बैगलेस दिवस से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत छात्र योग के अलावा व्यक्तिगत विकास की अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए ये गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसका मकसद छात्रों पर कॉपी किताब का बोझ कम कर आनंदपूर्ण, व्यावहारिक और तनाव रहित पठन पाठन का माहौल तैयार करना है। इसके मुताबिक 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाना होगा, जिस दौरान वे व्यक्तिगत और कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। Idea behind this concept is to reduce the boundaries between the bookish knowledge and application of the knowledge. So it will also lead to exposure of children to different multi-skill activities like carpentry, games, music, dance, art and craft, different hobbies. किताबों से निकल बच्चों को जीने का ढंग सिखाना है, कुदरत के रंग से इन्हें अपना इंद्रधनुष बनाना है, फूलों की डाली कलम हो, तख्ती धरती माता हो,
विशाल अंबर में राज छुपे हैं, ये इन्हें समझाना है। छात्रों को अलग अलग जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स से अवगत कराने के मकसद से NCERT ने 10 दिनों के बैगलेस पीरियड से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिनों में शिक्षक छात्रों के लिए विभिन्न इंडोर और आउटडोर गतिविधियां आयोजित करेंगे। इनमें पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, टॉय मेकिंग, सैंडविच मेकिंग, म्यूजिक, डांस, बागवानी, योग और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। आजकल जो हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन स्किल डेवलप नहीं हो पा रही उनकी, तो इन बैगलेस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों की स्किल डेवलप होंगी, इसका ये फ़ायदा है। कुकिंग विदाउट फायर वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ओकेजन बैगलेस डेज, which encourages students to explore the culinary dishes and also make them without using fire. It fostering creativity and teamwork. कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई को लेके स्ट्रेस फील करते हैं, तो इसमें जैसे प्राणायाम बहुत हैं और इसमें मेडिटेशन भी बहुत है और इससे हमारी लाइफ को एक तरह से एक और हॉबी मिल सकती है। ये एक्चुअली हमारे प्रेशर को कम करता है और स्ट्रेस कम करता है, इससे हमारी पढ़ाई में भी फ़ायदा होता है। जितना अच्छा माइंड रहेगा उतना आप अच्छा पढ़ोगे, तो वैसे ही होता है और फिर आप दूसरे चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करते हो, आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र 10 दिनों के बैगलेस पीरियड के दौरान स्थानीय पेशेवरों मसलन माली, बढ़ई और कुम्हार आदि के साथ प्रशिक्षण भी लेंगे। छात्रों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय की ये एक बेहद सराहनीय पहल है। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगामी फिजी यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। फिजी में तैनात भारतीय उच्चायुक्त ने DD न्यूज़ से विशेष बातचीत में कहा है कि दौरे से द्विपक्षीय रिश्तों में नई मजबूती आएगी। Act East policy of the Honorable Prime Minister. I mean, we have been engaging very strongly with this region, especially since the formation of the Action-Oriented Forum, the Forum for India-Pacific Island Cooperation, FIPIC, which was incidentally established here during the historic visit of Prime Minister Modi in 2014. And Fiji remains the most important partner of India in the Pacific region. Fiji is a very key partner for India's engagement in the Pacific, and this historic visit of the Honorable President, this is the first time ever, I mean, President of India would be visiting Fiji, is going to be a huge kind of a milestone in our relationship, and it is set to further propel our partnership for progress and prosperity into the future. फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। DD न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिजी संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिली है। सुबह में है और कल भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी फिजी आने वाली हैं। भारत की राष्ट्रपति की ये विजिट एक इम्पॉर्टेंट विजिट मानी जा रही है इंडिया और फिजी के बायलैटरल रिलेशंस के संदर्भ में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बिमन प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत वेलकम सर। धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंडियन प्रेसिडेंट की कल की विजिट है, ये इंडिया और फिजी के जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट कितनी इम्पोर्टेंट है? ये पहली बार है, ऐतिहासिक है कि आदरणीय भारत के राष्ट्रपति जी फिजी का दौरा कर रही है, तो ये हमारे लिए और भारत और फिजी के संबंध के लिए बहुत बड़ी विषय है। 30% से ज़्यादा लोग फिजी में इंडियन ओरिजिन के हैं, तो गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं और उन्हें एंगेज करने के इन द फ्यूचर? पिछले 18 महीनों में हमारी फिजी और भारत का जो संबंध है उसमें बहुत तेज़ी से प्रगति हुआ है और हम देखते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हम विशेष धन्यवाद दे रहे हैं। भारत सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी कि फिजी में एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और वो एक उदाहरण है जहाँ पर भारत सरकार द्वारा हमें हमारी देश को मदद किया जाता है। 5 साल में आप इंडिया और फिजी के रिलेशंस को कहाँ पे देखते हैं?
फिजी और इंडिया का संबंध सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में इंडिया का रोल फिजी में, पैसिफिक में ये बहुत बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि वहाँ से भारत से इन्वेस्टमेंट फिजी में हो। हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है, हमारी जो टूरिज़्म का संबंध है, हमारी इन्वेस्टमेंट का जो संबंध है वो बढ़े और इस पर सरकार काम कर रही है। ये हमारे साथ जुड़े थे अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बिमन प्रसाद जी, जिन्होंने बड़े ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडिया और फिजी के रिलेशंस अगले 5 साल में सिर्फ एक बेसिस पे नहीं बल्कि मल्टी पॉइंट एक एंगेजमेंट जो है इंडिया और फिजी के बीच में होगा। और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री इंडिया और फिजी की चली आ रही है वो आने वाले सालों में बहुत ऊपर देखी जाएगी। मैं विवेक पाठक, कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ सुबह फिजी से। और अब बात कर लेते हैं खेलों की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। टीम ने रविवार को खेले गए बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। निर्धारित समय तक भारत और ग्रेट ब्रिटेन की टीम 1-1 गोल की बराबरी पर थी, जिसके चलते मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से निकला, जहां पर भारतीय टीम ने बाजी मारी। वैसे भारत की इस जीत के असल हीरो गोलकीपर श्रीजेश रहे, जिन्होंने मैच में कई दफा ब्रिटेन को गोल करने से रोका। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए, वहीं ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। गौरतलब है कि भारतीय गोलकीपर श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक है और उन्होंने इस ओलंपिक के बाद हॉकी के खेल से संन्यास लेने का पहले ही ऐलान कर दिया था। और मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक लवलीना बोर्गोहेन क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई हैं। लवलीना को महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की ली कियान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। चीन की मुक्केबाज ने मुकाबले को 4-1 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में स्थान बनाया। लवलीना की हार के साथ ही मुक्केबाजी में भारत की पदक की दावेदारी समाप्त हो गई है। और भारतीय बैडमिंटन खेला लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। लक्ष्य को सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच शुरुआत से रोचक संघर्ष देखने को मिला। पहले गेम में एक समय लक्ष्य आगे चल रहे थे, लेकिन फिर विक्टर ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए गेम को 22-10 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी लक्ष्य ने अच्छी शुरुआत की और एक बार 6-0 से बढ़त ले ली। हालांकि इसके बाद फिर विक्टर ने आक्रामक खेल दिखाते हुए बराबरी की और फिर दूसरे गेम को भी अपने नाम करते हुए मुकाबले को 22-20, 21-14 से जीतकर फाइनल में स्थान बना लिया। अब सोमवार को लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। उनका सामना मलेशिया के ली जिया से होगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रख्यात नृत्यांगना और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि अनुभवी शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी के निधन से दुखी हूँ। वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आधारशिला थी और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका निधन नृत्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यामिनी कृष्णमूर्ति के निधन पर दुख प्रकट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनकी उत्कृष्टता और समर्पण ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने हमारी विरासत को समृद्ध करने के लिए बहुत काम किया है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी भाग में चाकू से हमले में 3 लड़कियों की हत्या के बाद कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़पों में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये दंगे उस समय शुरू हुए जब ये अफवाह फैली कि सोमवार को हुए इस हमले में एक मुसलमान प्रवासी का हाथ था। कई शहरों और कस्बों में फैले प्रदर्शनों में प्रवासन विरोधी प्रदर्शनकारी शामिल थे। ब्रिटेन के विभिन्न भागों में स्थित लिवरपूल, ब्रिस्टल, हल और बेलफास्ट में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। पिछले सप्ताह देश के साउथपोर्ट में बच्चों के डांस क्लब में चाकू से हमले में 3 बच्चियों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव परिणामों के बाद शुरू हुए प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अज्ञातवास में रह रही विपक्षी नेता मारिया कोरिना के सामने आने के बाद प्रदर्शन का सिलसिला और तेज हो गया है। वालेंसिया, मराइकाइवो और सैन क्रिस्टोबल सहित कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का पुनर्निर्वाचन धांधली का नतीजा है। वहीं राष्ट्रपति इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।